हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में, यानी कि एसी थ्योरी के। कल भी हमने एसी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कोणीय वेग के बारे में पढ़ा था, अग्रगामी पश्चगामी यूनिट्स क्या होती हैं, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रतिबाधा के बारे में पढ़ा था, और कंडक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है पावर के बारे में पढ़ेंगे कि एसी सर्किट में पावर कितनी होती है और कौन कौन सी होती है, और प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एसी थ्योरी वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये हमें बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, एसी थ्योरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हरियाणा एएलएमएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो भी हरियाणा एएलएमएस से या फिर वाटर पंप ऑपरेटर या फिर इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहा है तो आप उसे भी हमारे इस बैच के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आता है आभासी शक्ति, यानी कि एपरेंट पावर। प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं वोल्टता के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। किसके गुणनफल को? धारा और वोल्टता के गुणनफल को आभासी शक्ति यानी कि एपरेंट पावर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पेयर होता है, और इसे एस से दर्शाते हैं। एस बराबर वी इंटू आई, यानी कि वोल्टेज और करंट का गुणनफल क्या होता है? आभासी शक्ति। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक सर्किट होता है ना, एसी सर्किट, चाहे उसमें इंडक्टर लगा हो, चाहे कैपेसिटर लगा हो, चाहे रेजिस्टेंस लगा हो, उसमें टोटल जो पावर होगी ना, टोटल जो पावर होती है वो एपरेंट पावर होती है। टोटल पावर कौन सी होती है? एपरेंट पावर होती है। आगे कौन सा है? आगे है सक्रिय शक्ति, यानी कि एक्टिव पावर कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती परिपथ में खपत या फिर उपभोग की जाने वाली शक्ति को सक्रिय शक्ति कहते हैं। जो सी खपत या फिर उपभोग की जाती है उसको कौन सी? एक्टिव पावर कहते हैं। इसको सक्रिय शक्ति को वास्तविक शक्ति या फिर ट्रू पावर भी कहते हैं। क्या? ट्रू पावर। ट्रू पावर भी इसे कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। आप सभी को पता है पावर का मात्रक क्या होता है? पावर का मात्रक होता है वाट। उसी तरह जो एक्टिव पावर है, जो सक्रिय शक्ति है, उसका मात्रक भी क्या होगा? वाट होगा। और इसे दर्शाते किससे? इसको दर्शाया जाता है पी से। पी से। और इसको क्या कहते हैं? पी बराबर वी आई कोस फाई। यहाँ पर फाई क्या दर्शाता है? फाई जो है करंट और वोल्टेज के बीच के कोण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? फाई वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को फाई दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ आ गया होगा एक्टिव पावर क्या होती है, जो उपभोग की जाती है या फिर खपत की जाती है। आगे क्या है? प्रतिक्रियाशील शक्ति, यानी कि रिएक्टिव पावर क्या होती है? रिएक्टिव पावर वह शक्ति जो आगे और पीछे बहती है, अर्थात यह परिपथ में दोनों दिशाओं में चलती है। किसमें? दोनों दिशाओं में चलती है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। उसे प्रतिक्रियाशील शक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वह शक्ति जो आगे और पीछे बहती है, अर्थात यह परिपथ में दोनों दिशाओं में चलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रियाशील शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी कि VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है इसका मात्रक। और इसे किससे दर्शाते हैं? क्यू से। इसे क्यू से दर्शाया जाता है। इसका मुख्यतः उपभोग, यानी कि जो इसकी जो खपत है वो कौन करता है? संधारित्र भार या फिर प्रेरक भार। या तो कैपेसिटर लोड करेगा इसका यूज, या फिर इंडक्टर लोड इसका यूज करेगा। क्या होता है? Q बराबर VI साइन फाई। और यह फाई क्या दर्शाता है? करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को कौन दर्शाता है? फाई दर्शाता है। रिएक्टिव पावर को तो यूज करता है कैपेसिटर और प्रेरक। ठीक है, तो फिर एक्टिव पावर को कौन यूज करता है? एक्टिव पावर को यूज करता है रेजिस्टेंस। कौन? रेजिस्टेंस। एक्टिव पावर को कौन यूज करता है? रेजिस्टेंस। और रिएक्टिव पावर को संधारित्र या फिर प्रेरक। और क्या होता है? क्यू बराबर VI साइन फाई। फाई यहां पर करंट और वोल्टेज के एंगल को दर्शाता है। ठीक है, आगे क्या है? शक्ति त्रिभुज, यानी कि पावर ट्रायंगल क्या होता है? वास्तविक शक्ति, वह प्रतिक्रियाशील शक्ति, वह आभासी शक्ति।
तीनों जो शक्ति हैं उनके मध्य के संबंध को कौन दर्शाता है? शक्ति त्रिभुज। शक्ति त्रिभुज से इसे दर्शाया जाता है। देखिए इसे कहते हैं पावर ट्रायंगल। क्या कहते हैं? पावर ट्रायंगल कहते हैं। ये जो स्लोप होती है इसको एस दर्शाता है और इसको पी दर्शाता है, इसको ये होती है क्यू के लिए, ठीक है। और जो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको जो है फाई, यानी कि करंट और वोल्टेज के एंगल को दर्शाता है, ठीक है, फाई, ठीक है। एस को क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा वी आई, वी इंटू आई। पी बराबर क्या होता है? वी आई कोस फाई, वी आई कोस फाई। और क्यू क्या होता है? वी आई साइन फाई, वी आई साइन फाई, ठीक है दोस्तों। और जो इनका योग होता है ना वो सदिश योग होता है, यानी कि वेक्टर योग होता है। कैसे? एस स्क्वेयर बराबर में पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जो एस है यानी कि जो आभासी शक्ति है वो एक सर्किट की टोटल पावर होती है। क्या होती है? टोटल पावर। यानी कि सर्किट में या तो ये एक्टिव पावर होगी या फिर रिएक्टिव पावर होगी। इन दोनों का जो योग है, सदिश योग है, वो टोटल आभासी शक्ति होती है, यानी कि एपरेंट पावर होती है। एस स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होता है, ठीक है। ये होती है ट्रू पावर, ये होती है शक्ति त्रिभुज का। शक्ति त्रिभुज ये हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। आभासी शक्ति क्या होती है? एक सर्किट की टोटल पावर होती है जो कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सदिश योग होती है, सदिश योग होती है, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। शक्ति गुणांक क्या होता है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है? एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कोण की कोज्या को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या है? धारा और वोल्टेज के बीच में जो कोण होता है ना उसी को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक को काफी तरीकों से दर्शाया जाता है। देखिए आगे समझते हैं। इसे क्या है? कोस फाई से दर्शाते हैं। किसे? कोस फाई से। अब मान लीजिए करंट और वोल्टेज के अंदर जो है जीरो का फेज एंगल है। कितना? जीरो का फेज एंगल है, 0 डिग्री का, ठीक है। अब कोस जीरो क्या होगा? अब फाई का मान क्या हो गया? 0, यानी कि 0 डिग्री हो गया, तो कोस जीरो। अब कोस जीरो का मान क्या होता है? आप सभी को पता है कोस जीरो का मान होता है 1। आपने 10th क्लास में जो टेबल पढ़ी है उसी के हिसाब से निकालना है। जैसे कोस जीरो का साइन जीरो का मान होता है 1, साइन जीरो का मान होता है 0। उसी तरह कोस जीरो का मान क्या होता है? कोस जीरो का मान होता है 1। इसलिए जहां पर भी करंट और वोल्टेज के बीच में 0 का एंगल मिलेगा ना, 0 डिग्री का एंगल मिलेगा, वहां पर पावर फैक्टर कितना होगा? 1। क्या होगा? पावर फैक्टर 1 होगा, ठीक है दोस्तों। पावर फैक्टर आ गया समझ आपको। धारा और वोल्टेज के बीच के कोण की कोज्या को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। और भी काफी तरीकों से इसे दर्शाया जाता है। देखिए बताता हूं आपको। हम आर बटा जेड से भी इसे दर्शाते हैं। आर से क्या है? रेजिस्टेंस। जेड से क्या है? इम्पीडेंस। आर से रेजिस्टेंस और जेड से इम्पीडेंस। और किससे दर्शाते हैं इसको? पी बटे एस से दर्शाते हैं। पी क्या है यहाँ पर? पी है एक्टिव पावर और एस है यहाँ पर एपरेंट पावर, यानी कि सक्रिय शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं। और आर और जेड के अनुपात को हम भी पावर फैक्टर कहते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? जैसे पी को हम के डब्ल्यू में मापते हैं, के को हम के डब्ल्यू में मापते हैं और एस को हम केवीए में मापते हैं, एस को हम केवीए में मापते हैं। यहां पर आपको बताना रह गया, जो एक्टिव पावर होती है ना, सक्रिय शक्ति, इसको जो है हम के डब्ल्यू से मापते हैं। किसे? के डब्ल्यू से, के डब्ल्यू में, ठीक है। और यहाँ जो एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर को हम केवीए में मापते हैं। एपरेंट पावर को केवीए में मापते हैं और एक्टिव पावर को के डब्ल्यू में मापते हैं। और जो रिएक्टिव पावर होती है इसको किस में मापते हैं? इसको मापते हैं के वी ए आर में, इसको मापते हैं के वी ए आर में, ठीक है, रिएक्टिव पावर को। इसलिए जो P बटे एस हो गया, P को दर्शाया के डब्ल्यू में, एस को दर्शाया के वी ए में। इसलिए क्या क्या होता है? पावर फैक्टर को हम कोस फाई से डिनोट कर सकते हैं, आर बटे जेड से, P बटे एस से, या फिर के डब्ल्यू बटा के वी ए से। हम किसी भी तरीके से जो है पावर फैक्टर को एक सर्किट में निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आप सभी को पावर फैक्टर समझ आ गया होगा। धारा और वोल्टेज के बीच के कोण की कोज्या को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे समझते हैं आगे क्या है? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ यानी कि प्योर रजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब ये है कि एक सर्किट में केवल रजिस्टर ही लगा हुआ है, केवल
रजिस्टर ही, ना कोई इंडक्टर का यूज हुआ है और ना ही कैपेसिटर का। वो कौन सा होता है? वो रजिस्टिव सर्किट होता है। इसका जो है सर्किट डायग्राम कैसे बनता है ये देखिए। ये हो गया एसी सर्किट। ये क्या है? एसी सर्किट। ये एसी का साइन होता है, एसी का सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ वीटी क्या होता है? वीटी होता है वोल्टेज कितनी है? वीएम साइन ओमेगा टी। वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है दोस्तों। प्योर रजिस्टर सर्किट में ये होता है, यहाँ ये होता है रजिस्टर। आगे क्या है? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। कलांतर यानी कि फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है शुद्ध प्रतिरोध के अंदर? वो 0 डिग्री का होता है, मध्य कलांतर शून्य होता है। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका। ये हो गया वोल्टेज। अगर इनका मध्य कलांतर क्या है? शून्य है। फेज कलांतर जो है, फेज एंगल जो है 0 है, तो करंट भी जो है उसी एंगल पर होगी, यानी कि 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर कब होती है? जब एक दूसरे के पैरेलल में होती है या फिर एक ही साथ चलती या बढ़ती रहती है, उसी को हम उसी फेज एंगल को हम 0 शून्य होता है, शून्य कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री कहते हैं। ये देखिए, ये तो इसका सर्किट डायग्राम था दोस्तों, जहां पर केवल रजिस्टर लगा हुआ है, नीचे वोल्टेज सोर्स लगा है वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर एक इनके मध्य कलांतर कितना है? 0 डिग्री का। इसलिए जो ये वोल्टेज और करंट है एक ही एंगल पर चलते हैं, एक ही साथ घटते व बढ़ते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी? वेव फॉर्म को देखते हैं, इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बनाते हैं वोल्टेज की वेव फॉर्म। ये हो गया वोल्टेज की वेव फॉर्म, ठीक है। अब बनाते हैं करंट की वेव फॉर्म। ये किसकी होगी? ये होगी करंट की वेव फॉर्म, ठीक है दोस्तों। एक वोल्टेज की होगी और एक करंट की वेव फॉर्म होगी। अब क्या है, दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुई हैं। क्या है? दोनों यहीं से 0 से जो है 0 से स्टार्ट हुई है, और 180 डिग्री पर क्या है? 180 डिग्री पर ये दोनों फिर से 0 होगी, और 360 डिग्री पर फिर से ये 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो दोनों का फेज एंगल है ना, फेज एंगल 0 है। दोनों एक साथ ही अपना मैक्सिमम मान को प्राप्त कर रही है, ठीक है। एक साथ ही दोनों जो है मैक्सिमम मान को प्राप्त कर रही है, और एक ही साथ जो है दोनों 0 डिग्री पर आपस में मिल रही है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट जो है सेम एंगल में है, फेज एंगल 0 है। अब आप कहेंगे सर ये तो ऊपर है, ऊपर नीचे दोस्तों इनका मान हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? एम्पलीट्यूड जो है ऊपर नीचे जो है इनका मान हो सकता है, लेकिन जो है फेज एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। फेज एंगल तो इनका 0 ही है, ठीक है। ऊपर नीचे जो है इनका मान दर्शा रही है ऊपर नीचे होकर, तो ये, लेकिन जो फेज एंगल है वो इनका 0 डिग्री है, ठीक है। और जब प्योर रजिस्ट्री सर्किट में क्या होता है? इनका 0 डिग्री होता है। वोल्टेज और करंट जो है एक साथ चलती रहती है, ठीक है। अब इन दोनों की पावर क्या होती है? अब प्योर रजिस्ट्री सर्किट में पावर क्या होती है इनकी, वो पावर देख लेते हैं, ठीक है। पावर क्या होगी? पावर या तो वास्तविक शक्ति होगी यूज, क्या होगी? या तो इसमें सक्रिय शक्ति यूज होगी, या फिर रिएक्टिव पावर यूज होगी, ठीक है। देखते हैं हम इसे क्या होता है। एक्टिव पावर क्या होती है? P बराबर वी आई कोस फाई, वी आई कोस फाई। और रिएक्टिव पावर क्या होती है? Q बराबर वी आई साइन फाई। अब हमें पता है रजिस्टर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। अब कोस 0 का मान क्या हुआ? कोस 0 का मान होगा 1। कोस 0 का मान क्या हुआ? 1। और साइन 0 का मान क्या हुआ? यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस फाई में इनका जो एंगल है उसका मान रख रहे हैं। अब साइन 0 का मान क्या हुआ? साइन 0 का मान होता है 0। अगर हम 0 को वी आई से गुणा करेंगे तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यू का मान 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या पता चला? जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में कौन सी शक्ति यूज होती है? रजिस्टिव सर्किट में केवल एक्टिव पावर का यूज होता है, केवल एक्टिव पावर का यूज होता है। इसलिए जो टोटल पावर को क्या कहते हैं? एस, यानी कि आभासी शक्ति। आभासी शक्ति का मान जो है
एक्टिव पावर के बराबर होता है, यानी कि सक्रिय शक्ति के बराबर होता है। एक रजिस्टर जो है केवल सक्रिय शक्ति का ही प्रयोग करता है, ना कि रिएक्टिव पावर प्रतिक्रियाशील शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। कैसे समझे? हमने केवल फाई का मान रखा है, हमें पता है रजिस्टर में जो है फाई का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज जो है एक ही एंगल में चलती है, तो कोस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0। वी को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वी, यानी कि पावर जो यूज होगी वी का यूज होगा उसके अंदर। ठीक है, उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के गुण क्या होते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के गुण। एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज जो है सदैव समान फेज में रहती है। समान फेज में हमने देखा, यानी कि 0 डिग्री का इनके बीच में एंगल होता है, समान फेज में है। एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। ये कैसे होता है? चलिए इसे भी देखते हैं। शक्ति गुणांक इकाई कैसे होता है? देखिए दोस्तों, अभी हम समझते हैं कैसे होता है। अब हमें पता है कोज फाई होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर का मान क्या होता है? कोज फाई। अब रजिस्टर सर्किट के अंदर अगर 0 एंगल होगा तो यहाँ कोज 0 का मान रख दो। कोज 0 का मान क्या होगा? कोज 0 का मान हमेशा 1 ही होता है। कोज 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ से पावर फैक्टर क्या आ गया? पावर फैक्टर 1 आ गया। आप कहेंगे कि आपने पहले शुरू में बताया था कि पावर फैक्टर को कई तरीकों से निकाल सकते हैं, कोस फाई के अलावा भी। आप उससे भी निकाल कर दिखा दीजिए। चलिए उससे भी निकाल कर दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था KW, आपको बताया था P/S होता है। क्या होता है? P/S। अभी हमने देखा P से क्या है? एक्टिव पावर। हमने देखा अभी एक्टिव पावर का यूज करती है रजिस्टर, बिल्कुल करता है। और S का मान क्या होता है? अभी हमने जो है सोल्व करके देखा था, उसमें क्या निकला था? P का मान जो है S के बराबर होता है। जो रजिस्टर है वो जितनी जो भी रजिस्टर वाले सर्किट में पावर यूज होगी ना, वो एक्टिव पावर के बराबर ही होगी। टोटल पावर जो होगी एक्टिव पावर के बराबर ही होगी, यानी कि P बराबर S का मान S होता है। तो यहाँ पर S का मान हम P रख सकते हैं। P को P से काटेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। आपको समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अभी हमने जो निकाला है, क्या निकाला था? P का मान जो है S के बराबर होता है, ये निकाला था। और पावर फैक्टर को हम P/S से भी निकाल सकते हैं। S का मान हम यहाँ पर P रख सकते हैं, तो P को P से काटेंगे तो 1 आएगा। और क्या बताया था मैंने? और बताया था आपको R/Z से भी निकाल सकते हैं। R/Z से। एक रजिस्टिव सर्किट में टोटल R क्या होगा? R ही होगा। R का मान लेते हैं हम R ही होगा। और ये देखिए, एक रजिस्टर सर्किट में केवल एक रजिस्टर ही लगा हुआ है, यानी कि जो टोटल प्रतिरोध होगा इस सर्किट का कितना होगा? हमें पता है Z क्या होता है? Z होता है प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा क्या होती है? हमने पिछली क्लास में समझा था, प्रतिबाधा जो है एक पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। प्रतिबाधा को हम पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट में आप बताइए पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस R ही होगा। क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस जो है R ही होगा। तो यहां पर R को हम Z के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि जो Z है, Z का मान R के बराबर ही होगा। इसलिए हम यहां पर R/Z है। अब Z का मान क्या है? हम R रख सकते हैं। R को R से काटेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए जो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। वो हमने कोस फाई से भी निकाल लिया, वो हमने P/S से भी निकाला, वो हमने R/Z से भी निकाला। और क्या बताया था मैंने? KW/KVA। ये तो केवल इनका मात्रक होता है P/S का। जैसे P को हमने KW लिख दिया, S को हमने KVA लिख दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। पावर फैक्टर का शक्ति गुणांक इकाई का पता चल गया कैसे होता है। एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो शक्ति की खपत होती है ना, सक्रिय शक्ति के बराबर होती है। क्या होती है? जो शक्ति की खपत है वो सक्रिय शक्ति के बराबर होती है, हमें पता है। आगे कहता है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में शक्ति की आवृत्ति, यानी कि जो पावर की फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई आवृत्ति की 2 गुना होती है। क्या है? मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सप्लाई आवृत्ति की
दो गुना होती है शक्ति की आवृत्ति। आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए अब मैं ना इसको आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे होती है वो। ये देखिए आप, इसका ना हम ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, कि ग्राफ बना के, ये देखिए आराम से समझेंगे बिल्कुल। बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है दोस्तों, वेवफॉर्म के माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे वोल्टेज की वेवफॉर्म। किसकी? ये होगी वोल्टेज की वेवफॉर्म। अब बनाएंगे करंट की वेवफॉर्म। अब बनाएंगे करंट की वेवफॉर्म। ये बनेगी वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म। ये V होगी और ये I होगी। अब रिजल्ट में क्या निकालेंगे? P, यानी कि पावर की, ठीक है। पावर की वेवफॉर्म कैसे होगी? देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। अब पावर होता है क्या? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई। कोस फाई का मान तो जीरो, कोस का मान जीरो, तो एक हो गया। P बराबर वी आई कोस फाई को हम P बराबर वी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोस फाई का मान यहाँ पर एक होगा। ठीक है दोस्तों, P बराबर वी आई हो गए यहाँ पर। अब क्या होता है, पावर कब निकलती है? जब हम वोल्टेज और करंट को गुणा करते हैं। तो इसलिए जो हमें ये वोल्टेज और करंट है, इनको आपस में गुणा करके पावर की जो है वेव फॉर्म बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है? प्लस 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 होता है। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही बनेगा, और माइनस को गुणा करेंगे क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। आगे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। देखिए दोस्तों, आप यहां से क्या समझे? जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव होती है। यहां से हम ये समझते हैं, जो एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर हमेशा शक्ति की खपत करता है। रजिस्टर जो है कभी भी शक्ति को प्रदान नहीं करता, हमेशा क्या है? हमेशा एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। हमेशा एब्जॉर्ब करता है, प्रदान नहीं करता। प्रदान नहीं करता, हमेशा एब्जॉर्ब करता है। यहां से हम क्या समझे कि पावर जो है हमेशा एब्जॉर्ब करता है। और रजिस्टर जो है एब्जॉर्ब किसके रूप में करता है? यानी कि किसके रूप में? ऊर्जा को है जो ऊर्जा की खपत करता है, ऊष्मा के रूप में। किसमें? ऊष्मा के। ऊष्मा के रूप में जो है ऊर्जा की खपत कौन करता है? रजिस्टर जो है ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की खपत करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या पढ़ा है पीछे, कि सप्लाई आवृत्ति की दो गुना होती है। क्या? शक्ति की आवृत्ति। अब देखिए, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है। वोल्टेज की वेवफॉर्म है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। अब क्या है, वोल्टेज जो है यहां से यहां तक एक चक्कर लगा रही है, यानी कि हम यहां पर सप्लाई की आवृत्ति एफ मान लेते हैं। करंट की, वोल्टेज की क्या मान ली? एफ मान ली। अब करंट भी है जो यहां से यहां तक जो है एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि इसको भी हमने फ्रीक्वेंसी एफ मान लिया। ठीक है, वोल्टेज ने अपना एक चक्कर यहां पर कंप्लीट किया, करंट ने अपना एक चक्कर यहां पर कंप्लीट किया। ठीक है, इतने में पावर ने कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए? पावर ने देखिए एक चक्कर तो यहां पर कंप्लीट कर लिया, और दूसरा चक्कर जो है यहां पर कंप्लीट कर लिया। यानी कि जब तक वोल्टेज और करंट ने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया, उतने में पावर ने जो है अपने दो चक्कर कंप्लीट कर लिए। तो यहां पर जो है पावर की फ्रीक्वेंसी, यानी कि पी एफ, यानी कि हम पी एफ पावर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सप्लाई आवृत्ति की दो गुना। सप्लाई आवृत्ति की दो गुना क्या होगी? पावर की फ्रीक्वेंसी। उम्मीद आप सभी को समझ आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, जो वोल्टेज ने है अपना एक चक्कर यहां से यहां तक लगाया, करंट ने अपना एक चक्कर यहां से यहां तक लगाया, यानी कि इसको हम एफ मान लेते हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी एफ होगी। इतने में जो पावर ने है दो चक्कर लगा दिए, दो चक्कर लगा दिए, तो सप्लाई आवृत्ति की दो गुना होगी पावर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, और क्या, रजिस्टर हमेशा पावर की खपत करता है, एब्जॉर्ब करता है, पावर को कभी प्रदान नहीं करता है। और किसके रूप में ऊर्जा की खपत करता है? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की खपत करता है। ऊर्जा के रूप में ऊष्मा की खपत करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के गुण और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो है समझ आ गया है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको क्या होता है।
शुद्ध प्रतिरोध वोल्टता और धारा के मध्य जो है कलांतर कितना होता है, शून्य, यानी कि एक ही फेज एंगल के जीरो का फेज एंगल होता है, यानी कि फेजर डायग्राम इसका इस तरीके से बनता है। और इसका जो सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, उसके अंदर केवल रजिस्टर लगा होता है, यहाँ पर वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, एसी वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है। आगे हमने देखा कि फेज एंगल इसका जीरो है, यहाँ पर फेज एंगल जीरो है, वोल्टेज और करंट जो है एक ही समय पर अब जीरो के मान पर एक ही समय पर अपने अधिकतम मान पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसका फेज एंगल जीरो है। आगे हमने देखा इसके गुण देखे, शुद्ध प्रतिरोधी पावर, पावर देखिए हमने, पावर क्या होती है इसकी, पावर जो है टोटल पावर जो है वो सक्रिय शक्ति के बराबर होती है, ठीक है, वो देखिए हमने कैसे होती है। शुद्ध प्रतिरोधी वोल्टेज के बीच में समान फेज में रहती है, यानी कि फेज एंगल जीरो होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ शक्ति खपत जो है सक्रिय शक्ति की खपत के बराबर होती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति की आवृत्ति जो है सप्लाई आवृत्ति की 2 गुना होती है। क्या होती है, 2 गुना होती है। हमने जो है इन सभी पॉइंटों को अपने विस्तार से समझा है, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम समझते हुए चले, ठीक है दोस्तों। आगे हम मैंने दिखा दिया आपको कि P बराबर VI होता है। उसी तरीके से टोटल पावर हमने निकाली, पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा किया पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा किया तो फिर पॉजिटिव आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, आप सभी को पता है। पहले हमने वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई, फिर हमने करंट की वेव फॉर्म बनाई और उसके बाद हमने पावर की वेव फॉर्म बनाई। उससे हमें क्या पता चला, जो पावर की फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के 2 गुना होती है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। ऐसा सर्किट जिसके अंदर केवल इंडक्टर लगा हो उसी को हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। यहाँ पर एसी, यहाँ पर क्या है, एसी का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से करंट गया और यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। और ये क्या कहता है, शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा और वोल्टता में सदैव 90 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि जो धारा है वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है, वोल्टेज क्या है 90 डिग्री आगे रहती है करंट से। हम ऐसे भी बोल सकते हैं धारा जो है वोल्टता से 90 डिग्री पीछे होती है। इसका फेजर डायग्राम कैसे बना, ये इसका फेजर डायग्राम है। देखिए वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इससे आगे चल रही है और करंट इसके पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे ऐसे मानते हैं इसको, ठीक है, ऐसे। जब, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज आ गई, यहाँ पर करंट आ गया, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। 90 डिग्री का एंगल ही बनता है इन दोनों के बीच में। वोल्टेज हमेशा हम इसको किससे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज के रूप में मापते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से लेके चलेंगे। ये नहीं है कि इधर से ऐसे आ गया क्लॉकवाइज, पहले आगे करंट है वोल्टेज उसके पीछे पीछे, नहीं, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज से समझते हैं। जैसे वोल्टेज ऊपर की ओर है, करंट नीचे की ओर है, अब ये ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा, ऐसे घुमा दिया हमने इसको, ऊपर चले गया वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ पर आ गया और करंट जो है करंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में कितना, फेजर डायग्राम के अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, ये इसने पहले ही बता दिया। और कोण, वोल्टता आगे चल रही है करंट से, धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे चल रही है, करंट पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चलती है प्योर इंडक्टिव सर्किट में। अब देखिए इसकी ये वेव फॉर्म देखिए आप, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये करंट की वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये करंट की वेव फॉर्म है। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखिए कैसा बन गया। मान लीजिए ये है 90 डिग्री का एंगल, यहां पर क्या है 90 डिग्री है और यहां पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री। अब वोल्टेज तो यहां से स्टार्ट होगी, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो यहां से स्टार्ट होगी, पहले ही स्टार्ट हो गई वोल्टेज जीरो से। और करंट कहां से, करंट यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो गई है। अब करंट, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच गई तब करंट जो है स्टार्ट हुआ है, तब करंट स्टार्ट हुआ जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच गई। अब करंट कब मैक्सिमम मान पर पहुंचा, करंट जब मैक्सिमम मान पर पहुंचा है, एक मिनट, जब 90 डिग्री, जब वोल्टेज जो है अपने 0 डिग्री पर, 0 पर पहुंच गया, ठीक है ना, 0 पर पहुंच गया, जब करंट जो है अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचा है। यहां इस ग्राफ से हम ये समझते हैं कि वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री आगे चल रही है, क्योंकि वोल्टेज जो है यहां से स्टार्ट हुई है और
करंट इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है। पहले वोल्टेज स्टार्ट हुई, फिर करंट स्टार्ट हुई। यहां से हम क्या समझते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में है जो 90 डिग्री का एंगल बनता है। करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। यहां पर हम किस शब्द का यूज करेंगे, हम यहां करेंगे लैगिंग शब्द का यूज। लैगिंग यानी कि पश्चगामी का जो पावर फैक्टर भी होगा, वो पावर फैक्टर भी इनका लैगिंग के अंदर आएगा। किसके अंदर, लैगिंग के अंदर। वो भी हम आगे समझते हैं कैसे होगा। देखिए पहले हम समझते हैं इसके अंदर पावर कितनी यूज हुई है। क्या समझेंगे हम, पावर कितनी यूज हुई है। अब आप सभी को पता है कि पावर क्या होती है। P बराबर होता है, एक मिनट, P बराबर होता है VI कोस फाई, और Q का मान क्या होता है, VI साइन फाई। अब दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में कितनी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। कितना, 90 डिग्री का एंगल है। अब कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। और यहां पर क्या है, साइन थीटा। साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या होता है, 1। यहां से हम क्या समझते हैं कि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है क्यू का यूज करता है, यानी कि रिएक्टिव पावर का यूज करता है। जब हम रिएक्टिव पावर यूज पढ़ रहे थे, जब भी मैंने आपको बता दिया था जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर का यूज करता है, ना कि एक्टिव पावर का। ठीक है, यहां से हमने वो समझ लिया है। कोस 0 का, कोस 90 का मान होता है 0। इसलिए अगर हम कोस 5 का मान यहां पर रख देंगे 0, तो क्या है, VI से गुणा होकर ये टोटल P क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और Q क्या बन गया, Q बन गया VI, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1 को VI से गुणा करेंगे VI ही बनेगा। तो यहां से हम क्या समझे कि जो S का मान होता है, यानी कि आभासी पूरे सर्किट में जो यूज होने वाली पावर है, उसका मान क्या होगा, पावर के इसके Q के बराबर होगा। किसके, Q के बराबर होगा। S बराबर Q होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। हमने पहले क्या देखी, इसकी वेव फॉर्म देखी कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, और फिर देखा हमने कि इसके अंदर टोटल पावर कितनी होती है। ठीक है, अब आगे जाए शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के हम गुण देखते हैं। गुण क्या क्या होते हैं इसके अंदर। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में परिपथ का जो शक्ति गुणांक है 0 पश्चगामी होता है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। वो कैसे होता है 0, वो देख लेते हैं हम। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर होता है कोस फाई। कोस फाई, अब फाई का मान क्या है, 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना आएगा, कोस 90 का मान आएगा 0। तो यहां से क्या बन गया, पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर का मान हो गया यहाँ पर 0, और वो भी लैगिंग के अंदर। ये मेन शब्द है पीछे जो लैगिंग लग रहा है, याद रखना, 0 लैगिंग होगा। इंडक्टिव के अंदर 0 लैगिंग, यानी कि 0 पश्चगामी होता है। पावर फैक्टर जो है 0 पश्चगामी होता है। इसमें जो है धारा हमेशा वोल्टा से 90 डिग्री पीछे रहती है, बिल्कुल रहती है। हमने देखा एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति का मान 0 होता है। कितना, औसत शक्ति का मान 0 होता है। ठीक है, और अब ये देख लेते हैं शुद्ध औसत शक्ति का मान 0 कैसे होता है। देखिए औसत शक्ति का मान हम देखते हैं 0 कैसे होता है। ये देखिए इसमें भी हम तीनों का ही वेव बनानी पड़ेगी, तीनों ही की, वोल्टेज, करंट की और पावर की। ये देखिए पहले, सबसे पहले हम बनाते हैं वोल्टेज की वेव फॉर्म को। ये होगी वोल्टेज की वेव फॉर्म। अब बनाएंगे करंट की वेव फॉर्म। ये होगी करंट की वेव फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे किसकी बनानी है हमें, इससे आगे बनानी है पावर की। ये VI की, V की होगी, ये I की होगी। यहां पर किसकी बनेगी, पावर की। जिस तरीके से हमने रजिस्टिव में किया ना, रजिस्टर में, उसी तरीके से हम यहाँ पर इसमें करते हैं, इंडक्टर वाले में। Q का, यहाँ पर हम Q का मान यूज करेंगे। Q का मान क्या होता है, VI।
वी आई साइन फाई का मान तो एक ही होता है, इसलिए एक को रखे या ना रखे एक ही बात है, ठीक है। क्यू बराबर वी आई, ये हो गया पॉजिटिव में, ये हो गया नेगेटिव में। यहाँ पर जो है करंट की जो है वेव फॉर्म थोड़ी गलत बन गई है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये देखिए करंट की वेव फॉर्म थोड़ी ऐसे बनेगी, देखिए ठीक है दोस्तों, करंट की वेव फॉर्म बनेगी थोड़ी ऐसे, ठीक है ना। अब यहां से हम करते हैं इसे सोल्व, ठीक है। ये v की होगी, ये i की होगी। हमने i की ऐसे क्यों बनाई, यहां से जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं करी? जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए हमने ये यहाँ पर ये मैक्सिमम मान पर पहुंचा और यहाँ पर ये इस पर पहुंच गया, 90 डिग्री में इसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। एक मिनट, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। पहले हम इसके बीच के देखते हैं, 90 डिग्री से पहले का। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये इसका इतना बन गया। प्लस प्लस क्या होती है, प्लस 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 होता है, इसके बीच में बन गया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है इसके बीच का, किसके बीच का, इसके बीच का, ठीक है ना। इसमें इतने इतने का निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका क्या बना है, इसके इतने एरिया का, यहाँ पर ये पॉजिटिव में था, ये भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। प्लस माइनस 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 में आ गया। अब यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ तक प्लस प्लस क्या होगा, प्लस में आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस। अब ये माइनस है और यहाँ पर ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। यानी कि जो यहाँ तक की वेव है, यहाँ तक की वेव क्या बन गई, ये ऐसी बन गई। अब ऐसे ही आगे करनी है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस, यहाँ पर जो है प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसकी वो फॉर्म बनेगी दोस्तों ऐसी, ठीक है। जो इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर सर्किट है, उसमें कैसी बनती है, इसकी इस तरीके की जो है वेव फॉर्म बनती है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। इससे आपको क्या पता चला, जितनी ये पावर, मान लो यहाँ पर इसने पावर लिया, इंडक्टर ने पावर यहाँ पर ली, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो फिर से दे दी, यहाँ पर फिर से दे दी, फिर यहाँ पर ले एब्जॉर्ब करी। जितनी पावर लेता है उतनी ही पावर दे देता है। यहाँ पर जितनी पावर ली उतनी ही इसने दे दी, यहाँ पर जितनी पावर ली उतनी इसने दे दी, यहाँ पर जितनी ली उतनी ही यहाँ पर दे देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। यह इंडक्टर में हमें क्या समझ आया, जितनी ये पावर लेता है उतनी ही ये पावर माइनस में दे देता है, जितनी पावर ये यहाँ पर लेता है उतनी ही पावर यहाँ पर माइनस में दे देता है। इसलिए जो यहाँ पर औसत शक्ति का मान है वो कितना होता है, औसत शक्ति का मान 0 होता है। यहाँ से हम ये समझ आ गया, जो इंडक्टर है शक्ति की खपत 0 करता है, शक्ति की खपत जो है नहीं करता है। एक प्योर इंडक्टर वो जितनी पावर लेता है उतनी ही दे देता है, ठीक है। अब आगे क्या है, यह शुद्ध प्रेरक हमेशा धारा परिवर्तन का विरोध करता है। हमें पता है, हमें इंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है। यह परिपथ दिष्ट धारा सप्लाई के लिए एक लघु परिपथ की तरह कार्य करता है। कैसे करता है, हमें पता है XL बराबर 2πfL होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी में, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, इसलिए XL का मान आ जाता है 0। यानी कि इसमें जो है धारा को करंट को रोकने के लिए कोई माध्यम नहीं लगा होता, इसलिए इसमें करंट जो है अपने पूर्ण मान से बहती है, एक लघु परिपथ की तरह कार्य करेगी। कब, जब इसमें दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाएगा, जब इसमें दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाएगा। यह हमेशा प्रतिक्रियाशील शक्ति का ही प्रयोग करती है, यानी कि रिएक्टिव पावर का यूज करती है, ना कि एक्टिव पावर का। हमने ये भी देखा है। और इसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसमें पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है,
इसमें भी जो पावर की फ्रीक्वेंसी है ना, पावर की फ्रीक्वेंसी जो होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। आप कहेंगे 2 गुना कैसे होती है सर, वो बताइए। देखिए इसमें वोल्टेज ने जो अपना एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक प्राप्त किया, एक मिनट हम कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ने अपना चक्कर, एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक पूरा किया, यहाँ से यहाँ तक। और करंट ने क्या अपना चक्कर, इसने करंट ने जो अपना एक चक्कर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा किया, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये इसका एक चक्कर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना एक चक्कर पूरा किया। इतनी में पावर ने अपना कितने चक्कर पूरे कर लिए। देखिए यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। यहाँ पर हो गया इसके, यहाँ पर इस जगह पर कितना हो गया, इसके 2 चक्कर पूरे हो गए। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, यहाँ से स्टार्ट होकर एक चक्कर तो यहाँ तक पूरा हो गया इसका, और एक चक्कर जो है यहाँ तक पूरा हो गया। हमें यहाँ से क्या पता चला, जब तक वोल्टेज और करंट जो है अपना एक चक्कर पूरा करते हैं, वोल्टेज और करंट जब तक अपना एक चक्कर पूरा करते हैं, जब तक जो है पावर जो अपने 2 चक्कर पूरे कर लेता है, पावर जो है अपना 2 चक्कर पूरे कर लेता है। और इसकी इस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी सप्लाई आवृत्ति की 2 गुना, यानी कि सप्लाई से जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है उस फ्रीक्वेंसी से 2 गुना फ्रीक्वेंसी बनेगी। किसकी, पावर की। ये याद रखना, केवल पावर की बात हो रही है यहाँ पर, पावर की। सप्लाई की तो हमेशा V और I यानी कि F ही होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है F ही होगी। ये तो पावर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, 2F का मान तो यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का उम्मीद है आप सभी को आज का ये चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ना समझ नहीं आया, अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता ना, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको बताने की फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।